लास्ट क्या डिस्कस किया था बेटा? मॉर्निंग बेटा क्या डिस्कस किया था लास्ट हमने? हाँ, what we did in the last lecture, क्या किया था? डेंसिटी करंट। अच्छा हाँ, करंट डेंसिटी। ओके फाइन। और हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था ना, V इज इक्वल टू IR का। यू डिराइव दैट फॉर्मूला राइट? हाँ ठीक है। हेडिंग लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, effect of temperature on resistance। सो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, पहली बात रेजिस्टिविटी कितना था? अबाउट रेजिस्टिविटी वी हैव डिस्कस, कितना था बेटा? वाज इट इक्वल टू m into n into e square into tau? क्या ये रेजिस्टिविटी था हमारा? यस सर। अब आप सोच के देखो, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, इफ आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर, सो m में तो कोई चेंज नहीं होगा, m इज अ कांस्टेंट राइट। n e में चेंज हो सकता है, ये सॉरी e भी एक कांस्टेंट है, e में भी चेंज नहीं होगा। e इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। सो इस m में कोई चेंज नहीं होगा, m विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि m मास है आपका। e स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, तो क्या ये टर्म जो हमारा n और ये टर्म हमारा टाउ, क्या इसमें चेंज होगा? n क्या था? व्हाट वाज दिस n हियर? क्या ये जो टर्म आपका n था यहाँ पे, इज इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम? पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो टाउ था यहाँ पे, टाउ वाज व्हाट? क्या ये रिलैक्सेशन टाइम था? यस। ओके। अब मुझे आप खुद लॉजिकली सोच के बताइए, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो m में तो कोई चेंज नहीं होगा, इट्स अ मास, देयर इज नो चेंज। e स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन हाँ, n में चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज होगा, और टाउ में चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम में चेंज होगा। हाँ या ना? यस। ओके। अब ये दोनों फैक्टर ही मिलके डिसाइड करेगा कि रेजिस्टिविटी वेदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। ये डिसाइड करने वाला ये फैक्टर आपका n है और ये टाउ है। इज इट फाइन? अब देखिए, अगर आप कंडक्टर के लिए बात करते हो, इफ विल टॉक अबाउट कंडक्टर, समझना बात ध्यान से बेटा, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। so, अगर मैं कंडक्टर के लिए डिस्कस करूं, कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, तो कंडक्टर में क्या होता है कि फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, ये आपका बहुत ज्यादा रहता है। कंडक्टर है तो फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होगा, है ना? उस कंडक्टर के केस में ये n डोमिनेट नहीं करता, ये टाउ डोमिनेट करता है, क्योंकि कंडक्टर्स के पास पहले। अब एक बात मुझे बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो ये जो टर्म n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। ऑब्वियस ये बात इंक्रीज करेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेगा, तो ये अगर इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टिविटी आपका डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है, आप खुद मुझे सोच के बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज। अब अगर रिलैक्स, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। अब यही दोनों फैक्टर मिलके डिसाइड करेगा कि
कौन से केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, कौन से केस में रेजिस्टिविटी घटेगा। अब ये दोनों फैक्टर मिल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो n इंक्रीज करता है, n इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टाउ डिक्रीज कर, रिलैक्सेशन टाइम वाज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो टाउ डिक्रीज करेगा। अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब ये दोनों फैक्टर ही मिलकर डिसाइड करेगा कि किस केस में क्या होने वाला है, राइट। अगर आप कंडक्टर के लिए बात करते हो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, सो फॉर कंडक्टर ये n पहले से ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्चुअली, फ्री चार्ज कैरियर्स। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तो ये कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पहले से ही बहुत ज्यादा थे। थोड़ा और बढ़ गया, विल हैव नो इफेक्ट। हाँ, लेकिन टाउ वाला फैक्टर काम करेगा। सो कंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर डोमिनेंट होता है कंपेयर टू n का फैक्टर फॉर कंडक्टर्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंडक्टर, ऐसा नहीं कि उसमें n इंक्रीज नहीं कर रहा है, n इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा, लेकिन कंडक्टर्स में पहले से ही इतना ज्यादा n था कि अब थोड़ा अगर और बढ़ गया तो उससे कुछ खास इंपैक्ट होने वाला नहीं है। सो कंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम विल डोमिनेट। रिलैक्सेशन टाइम विल डोमिनेट, है ना। कंडक्टर के केस में क्या डोमिनेट करेगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर डोमिनेट करेगा कंपेयर्ड विथ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम के फैक्टर से। इज इट प्रिसाइजली क्लियर? यस सर। ओके। अब मुझे इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं फॉर कंडक्टर आई एम सेइंग, तो मेरा रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? क्योंकि मुझे एक बात का तो क्लैरिटी है कि कंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो अगर आप कंडक्टर के लिए बात करोगे और कंडक्टर में इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। ऑब्वियस ही बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और अगर ये टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। सुपर प्रांजल। सो टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो करस्पॉन्डिंग रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ से डिफाइन कर देता हूँ, टाउ विल डिक्रीज, एंड एज टाउ इज डिक्रीजिंग तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि अगर मेरे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर में विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, आइदर वे व्हाटएवर यू वांट टू से। सो कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से टाउ डिक्रीज करता है, और टाउ डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। Am I clear everyone? प्रणिका, पूनम, क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए पॉइंट। सो फॉर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ n नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाले फैक्टर से ज्यादा डोमिनेशन पावर डोमिनेट करता है रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर्स में, क्योंकि उसके पास पहले से ही n बहुत ज्यादा था, थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा सो विल हैव नो सच इफेक्ट, राइट। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, एंड एज रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, फॉर कंडक्टर with rise in temperature, resistivity / resistance increases. Okay, is it clear? कौस्तुभ क्लियर है बेटा? समझ में आया कंडक्टर का पॉइंट? यस सर। अब अगर कंडक्टर की जगह पे तुम्हें बताना है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, सेमी कंडक्टर हो जाए या नॉन कंडक्टर लिख दो, व्हाटएवर यू वांट टू से। अगर मेरे पास इधर सेमी कंडक्टर हो जाए
तो सेमीकंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ या इंसुलेटर वॉट एवर यू वांट टू से, नॉन कंडक्टर्स, अगर नॉन कंडक्टर है इस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो अब क्या होगा? So n will increase. हाँ एन। अब इस केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा, एन वाला फैक्टर कि टाउ वाला फैक्टर? N. एन वाला, क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर्स बहुत कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा। टाउ का फैक्टर बाद, हाँ एक बात सही है कि थोड़े टेम्परेचर के बाद फिर टाउ वाला भी डोमिनेट होने लगेगा। जब एक बार उसके पास बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे उसके बाद वो टाउ का फैक्टर डोमिनेट होना चालू हो जाएगा, लेकिन इनिशियल फेज में टाउ का फैक्टर डोमिनेट नहीं होगा। इनिशियल फेज में एन का फैक्टर डोमिनेट होगा। तो इस केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा तो हम लिख सकते हैं एन फैक्टर इज डोमिनेंट। अब खुद सोच के बताइए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो एन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? Increase. So, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं so, मेरा एन इंक्रीज करेगा, और अगर एन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी decrease. सो फॉर सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर वॉट एवर यू वांट टू से, विथ राइज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर बोलना ज्यादा सही है, विथ सेमीकंडक्टर राइज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ charge carriers per unit volume increases and therefore the resistance will decrease or resistivity will decrease. तो इसके केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर। Am I clear precisely everyone? Yes, sir. नोट कर लें फिर आगे बात। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. इसका सही। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस केस में कि जो रेजिस्टिविटी का चेंज है डी रो बाय, ध्यान रखना यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है रेजिस्टिविटी हमारा। सो रेजिस्टिविटी का जो चेंज है बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। ये जो टर्म है चेंज इन रेजिस्टिविटी, याद है ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले भी आपने डिस्कस किया रहेगा। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है ना। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। so, ये मेरा फैक्टर है। Am I clear? अब अगर आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं तो क्या ऐड करना पड़ेगा? विल वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट टर्म देयर? Yes. ओके, क्या हो जाएगा डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी। ये जो टर्म अल्फा है इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस व्हाटएवर यू वांट टू से, थर्मल रेजिस्टेंस।
Am I clear, everyone? ऐसा ही पढ़ा था ना आपने, इफ यू रिमेम्बर, आप ऐसा ही पढ़ा जाता है हमारा जब एरिया एक्सपेंशन देखते हैं या लेंथ एक्सपेंशन देखते हैं या वॉल्यूम एक्सपेंशन देखते हैं, उस केस में भी सेम डिट्टो ऐसा ही फॉर्मूला है. सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. Okay, shall I move ahead? Yes, sir. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को. सो क्या मिला आपको? डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी. मान लो जब मेरा टेम्परेचर इनिशियली था टी आई, उस केस में मेरा रेजिस्टिविटी था रो नॉट, और जब टेम्परेचर चेंज होकर टी एफ हो गया तब मेरा रेजिस्टिविटी हो गया रो. आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. सो जब मेरा टेम्परेचर इनिशियल था टी आई, उसमें रेजिस्टिविटी रो नॉट. जब टेम्परेचर हो गया टी एफ फाइनल टेम्परेचर, उस केस में रेजिस्टिविटी लेट्स से इज रो. अब क्या करेंगे? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स? डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? इज इट log x बेटा? Log x. So will it be equal to ln rho from rho naught to rho is equal to alpha into t from Ti to Tf, initial temperature to final temperature. Ln rho by rho naught alpha of Tf minus of Ti, final temperature minus of initial temperature. So what will be having from here? ये समझा कैसे किया हमने? ln rho minus ln rho naught. So log A minus log B is log A by B. So what this will be? ln rho by rho naught is equal to alpha. इसकी जगह पे भी कर रहा है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, है ना? अगर आप एंटी लॉग ले लोगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा बेटा? इक्वल टू रो बाय रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी. होएगा ऐसा प्रांजल? एक्सपोनेंशियल ले लिया इधर, ln रो बाय रो नॉट था, एक्सपोनेंशियल ले लिया, एंटी लॉग ले लिया. सो रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू व्हाट? ई रेज टू पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी. Am I clear properly? अब देखिए, so what will be having? अभी क्या मिलेगा मुझे? रो इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा इंटू टी. सो ये मेरा रेजिस्टिविटी का इम्पैक्ट है टेम्परेचर के साथ. रो इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा इंटू डी टी. Am I clear properly? Yes, sir. समझ में आया सबको ढंग से? क्लियर है सबको बेटा? ओके, सुपर. कस्तूर, सार्थक, क्लियर? Yes, sir. ओके. अब देखिए, एक एक्सपेंशन होगा बाइनोमियल का, शायद आपको याद हो. एक्सपेंशन होता है e रेज टू पावर x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and plus so on. If you remember this expansion, है ना? ये एक्सपेंशन पता सबको, e रेज टू पावर x का? Yes. Okay, that's what we are using here. वही हम यहाँ यूज करेंगे. बायो के स्टूडेंट्स नहीं पता होगा बेटा, आप एक्सपेक्ट कर लो, ये डायरेक्टली ध्यान रखो. सो ई रेज टू पावर एक्स. अब देखिए, मेरा रेजिस्टिविटी था रो इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी. अगर मैं इधर भी बाइनोमियल लगा दूं ई रेज टू पावर एक्स का, जस्ट लाइक दिस, एक्स की जगह पे बस ये है. सो क्या मिलेगा मुझे? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ डेल्टा टी बाय 1 फैक्टोरियल, alpha of delta t by 1 factorial plus alpha of delta t का square by 2 factorial and plus so on. आगे ऐसे जाता जाएगा. सिर्फ x की जगह पे आई एम यूजिंग अल्फा डेल्टा t. तो e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन था 1 प्लस
x by 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। बस x की जगह पे हम क्या प्लग कर देंगे, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब होता क्या है कॉन्सेप्चुअली कि अल्फा मेरा बहुत छोटा होता है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁻⁶ -7 के रेंज में जाता है अल्फा। तो सिंस ये अल्फा मेरा बहुत कम है, सो अल्फा स्क्वायर तो और भी कम होगा, अल्फा क्यूब और भी कम होगा। अब इमेजिन करो अगर मेरा अल्फा ही 10⁻⁻⁻7 के रेंज में है तो अल्फा स्क्वायर 10⁻⁻14 के रेंज में होगा, अल्फा क्यूब 10⁻⁻21 के रेंज में होगा। सो ये सब टर्म्स मेरा बहुत कम है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारे टर्म्स को हम मूव करके जीरो की तरफ टेंड करा सकते हैं। सो दीज टर्म्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट इधर के जो भी टर्म्स है दीज टर्म्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर मैं जीरो, समझ में आ रहा है क्यों जीरो की तरफ लिया? सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा ऑब्वियसली बात है बहुत छोटा है, 10⁻⁻⁴ -5 -7 -6 -7 के रेंज में आता है, बहुत छोटा है। इसका अल्फा स्क्वायर अल्फा की इसके आगे के जितने भी टर्म्स होंगे दीज टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, इसलिए मैंने वो टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। सिर्फ इसके लिए ये बच जाएगा हमारे पास। तो रिलेशन क्या बचा, रो इज इक्वल टू रो नॉट, रिलेशन बना रो नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ डेल्टा। एम आई क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा एग्जैक्ट है कि ये फॉर्मूला ज्यादा एग्जैक्ट है? ये वाला। ये ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। एडवांस्ड एक बार इसी पे क्वेश्चन पूछा था, ये फॉर्मूला ज्यादा एग्जैक्ट है और प्रिसाइज फॉर्मूला है ये। लेकिन इसी फॉर्मूला को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करके आएंगे, तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा बाय टेकिंग द अजम्पशन कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। हमें नीट में, जेडबल मेंस में और आपके बोर्ड्स में सब जगह पे यही फॉर्मूला यूज में आएगा, दिस सेकंड वन। बट तुम्हें पता होना चाहिए आया कहां से एग्जैक्ट एक्चुअली और क्या एज्यूम करके आया है। Okay, am I clear? Shall I move ahead? हो गया लिख के बेटा सबका? यस सर। Yes, sir. सुपर, वेरी वेरी गुड। ध्यान रखना ये पूरा डेरिवेशन सबको क्लियर होना चाहिए। आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में यही है दिया हुआ डायरेक्टली, स्टेट बोर्ड में नहीं एनसीईआरटी में भी यही पढ़ना है, बट आपको ये पता होना चाहिए, शुड नो दिस कैलकुलेशन। फाइन, अब देखिए मेरे पास रेजिस्टिविटी का रिलेशन आया टेम्परेचर के साथ में, R इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ डेल्टा टी। एक काम करो, दोनों साइड लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, LHS में भी और RHS में। सो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू लेंथ बाय एरिया, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे रो नॉट इंटू लेंथ बाय एरिया, 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, सो ये रो एल बाई ए, हाँ सिमिलर रेजिस्टेंस ऑफ रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, ये रो एल बाई ए रेजिस्टेंस हो गया, रो नॉट एल बाई ए आर नॉट हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। तो क्या मेरा रिलेशन बनेगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों ही साइड में मैंने लेंथ बाय एरिया से मल्टीप्लाई कर दी। So, इधर भी किया और इधर भी किया। So rho L by A is R final, rho naught L by A is R naught 1 plus alpha delta.
Am I clear, everyone? सुपर स्मृति, बहुत बढ़िया। सुपर प्लनिका, वेरी वेरी गुड। तुम दोनों ने एकदम सही पॉइंट रेज किया है, और यही इसमें एक ड्रॉबैक है जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखो, स्मृति ने क्या बोला कि सर जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो लेंथ में भी चेंज आएगा और एरिया में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ बाई एरिया का रेशियो होना चाहिए, प्रणिका ने भी सेम चीज बोला है, यहाँ पे जो लेंथ बाई एरिया होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे जो लेंथ, ये तो टी नॉट टेम्परेचर का लेंथ एरिया है, तो टीएफ टेम्परेचर पे लेंथ और एरिया भी तो चेंज करेगा क्योंकि उसमें भी एक्सपेंशन आएगा, राइट? तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? यही है बेटा, हम लोग ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर के राइज होने की वजह से लेंथ में जो एक्सपेंशन है, ये एरिया में जो एक्सपेंशन है, वो नेग्लिजिबल है, एंड वी आर ओनली टेकिंग इनटू काउंट द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और वही इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक है। समझ लो, ये फॉर्मूला प्रिसाइज नहीं है, इसमें ड्रॉबैक पूछा जा सकता है नीट में खासकर, ये व्हाट इज द ड्रॉबैक इन दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे पास, कि मैंने इनिशियल टेम्परेचर पे और फाइनल टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे लेंथ और एरिया सेम रखा है, हालांकि ऐसा है नहीं। विथ राइज इन टेम्परेचर लेंथ में भी चेंज हो रहा है और एरिया में भी चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है, आई एम नेग्लेक्टिंग दैट चेंज, हम उस चेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस केस में। समझ में आया स्मृति एंड प्रणिका, बोथ ऑफ यू बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो अभी मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर है, एंड देन वी हैव V इज इक्वल टू आई आर भी हमको पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है रो एल बाई ए, एंड टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वो भी हमें मालूम है, एंड द डेरिवेशंस। इज इट ओके, क्लियर बेटा, सबको पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. सीरीज पैरेलल में प्रूफ नहीं कराता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता ही है सीरीज का, R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस और बाय R2। मालूम है ना सबको सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल? Yes. Yes, sir. सो मैं दो टॉपिक ओमिट कर रहा हूँ बीच में, विल नॉट वेस्ट टाइम हियर क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है सबको। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में होता है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड ओम्स लॉ V is directly proportional to I, ये भी आपको पता होगा। ओम्स लॉ says that at given temperature and given pressure voltage is directly proportional to current, है ना, ध्यान रखना, वोल्टेज करंट के तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखोगे। दैट वाज माय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ओमिक कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। सो V इज इक्वल टू आई आर कैन बी अप्लाइड ऑन ओमिक कंडक्टर as well as on non-ohmic conductor. So V is equal to IR is not a Ohm's law. Is it fine? ये पता होगा सबको, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट यहाँ तक? कौस्तुभ छोड़ दो ये दो टॉपिक्स, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल में। शैल आई लीव दिस टू टॉपिक्स या डिस्कस करो? छोड़ दो बेटा, बोलो सब लोग, शैल आई लीव दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, पढ़ा होगा शायद आपने पहले, Yes, sir. चलो क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली उसके बेसिस पे। कैपेसिटर ध्यान रखना। हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मैं रेजिस्टेंस में करा रहा हूँ डिट्टो ऐसे के ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में भी आ सकता है, लेकिन वहां पे सीरीज का फॉर्मूला अलग होगा, पैरेलल का फॉर्मूला अलग होगा, डिट्टो सेम, कुछ भी अलग नहीं। बस जहाँ रेजिस्टेंस लगाऊंगा वहां पे कैपेसिटर लगा देना उसके लिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, बता देता हूँ आपको ओम्स लॉ शॉर्ट में। ओम्स लॉ कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर को और प्रेशर को सेम फिक्स रखूं, चेंज नहीं कर रहे, इफ वी आर कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर एज सेम, इन दैट केस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ सेज दैट व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये मेरा ऐसा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस मेरा 2 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम का, 6 ओम का, ये भी 2 ओम का, और इसको कनेक्ट किया हमने बैटरी के साथ में। सो ये हो जाएगा, ये हो गया 40 वोल्ट का बैटरी। तो बताइए इधर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोटल करंट कितना पास करेगी, सब बता दो। So what will be the potential difference V1, V2, V3, V4? V1, V2, V3 and V4 potential difference कितना होगा, पहले तो ये बताइए यहाँ का पोटेंशियल V3 and V4। So V1, V2, V3, V4 कितना होगा और टोटल करंट कितना पास करेगा, ये सब कुछ आपको बताना है। Do it. हाँ करेक्ट है स्मृति, करंट टोटल 4 एम्पीयर। पीयूष करेक्ट करने का सही है बेटा। आठ वोल्ट 12 वोल्ट, ओके गौरव सही है, सुपर, वास्तव स्मृति बोथ ऑफ यू एक्सेलेंट। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या हो रहा है इस केस में। ओके, पहली बात तो ये 6 ओम और ये 6 ओम दे आर इन पैरेलल, तो इस 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 विल इट बी इक्वल टू 3 ओम। सो ये मेरा 3 ओम आ गया, राइट, ये मेरा 3 ओम आ गया, क्योंकि ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में, देखो करके 1/6 प्लस 1/6 तो हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3, उल्टा कर दोगे तो 3 ओम। सो ये 3 ओम हो गया, 3 ओम 3 ओम 6 ओम सीरीज में है, एंड 6 ओम प्लस 2 ओम 8 ओम, एंड वो 8 ओम के साथ ये 2 ओम 10 ओम। तो क्या मेरा इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, विल इट बी इक्वल टू 10 ओम? क्या इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम का आएगा गौरव? Now what we'll be doing is बेटा V is equal to I into R, ये रिलेशन आप यूज करोगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस आप 40 वोल्ट का दे रहे हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है। धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाता चलूंगा मैं। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 4 एम्पियर। क्या मेरा करंट यहाँ पे 4 एम्पियर आएगा? देखो यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आया, इधर भी 4 एम्पियर ही पास करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ भी 4 एम्पियर आएगा, यहाँ पे आने के बाद करंट डिवाइड कर जाएगा दो पार्ट, I1 एंड I2। बाद में फिर I1 ऐसे फ्लो करेगा, I2 ऐसे फ्लो करेगा, बाद में फिर से इधर I हो जाएगा, I होके से सर्किट में। तो यहाँ का अगर आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सो V1 कितना हो जाएगा, करंट मेरा 4 हो गया, वहां का रेजिस्टेंस 2, तो क्या V1 विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, 8 वोल्ट का। सेम वे में यहाँ पे निकालेंगे वोल्टेज, V2 कितना हो जाएगा, I इंटू R2। So V2 will be equal to current 4 into 3. So V2 कितना हो जाएगा बेटा, will it be equal to 12 वोल्ट? अब देखो
सिंस ये पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? Same. क्यों भाई सेम क्यों होता है? सेम होता क्यों सेम होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों होता है? तो क्रॉस 1 पॉइंट ही लगाते हैं तो फिर करंट डिवाइड होता है। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कॉन्क्रीट लॉजिक चाहिए, बगैर कॉन्क्रीट लॉजिक के मैं नहीं मानूंगा भाई। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ साइंस होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 2 पॉइंट के वोल्ट लगा दिया तो वोल्टेज सेम हो गया। उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो यही सब प्रॉब्लम है। एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। फर्स्ट तो बता सकते हो बेटा क्या लॉजिक होगा? सर कंडक्टिंग वायर्स में अगर 2 वायर्स कंडक्टिंग लगाए हैं तो उन दोनों में अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। सो क्यों? लाइक हाँ, क्यों सेम होगा? सेम सर होगा वो क्या बराबर। हाँ, सर क्योंकि उन दोनों में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा ऐसा? ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है? सर कंडक्टिंग वायर्स बोल रहा हूँ नहीं। सर। वो वो आ, तो फिर वो वोल्टेज लगाया है वो दोनों में right? मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? Conservative. तो क्या कंजर्वेटिव। तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं कर. क्या वो वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? ठीक। आप इस वायर से के थ्रू जाओ। इंडिपेंडेंट। हाँ, आप इस वायर के थ्रू जाओ या इस वायर के थ्रू जाओ, क्या आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से क्या वर्क डन भी सेम होगा दोनों ही केस में? अगर यू गो बाय दिस पाथ और यू गो बाय दिस पाथ, चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे आप इस पाथ से जाओ, इन दोनों में से किसी भी पाथ से जाओ, क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से क्या दोनों ही पाथ में मेरा वर्क डन सेम होगा? Yes. अब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो मेरा पोटेंशियल है। जो ये वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो मेरा पोटेंशियल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाले केस में चाहे आप ऊपर वाले लिम्ब से जाओ चाहे आप लोअर वाले लिम्ब से जाओ, किसी भी लिम्ब से जाओ, क्या आपका पोटेंशियल सेम रहने वाला है? यस सर। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना? ठीक। यहाँ का मुझे अगर वोल्टेज निकालना, आप देखिए यहाँ इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम का, करंट पास कर रहा है 4 एम्पियर का। सो V3 हो जाएगा I into R. So V3 will be equal to 4 into 3. So V3 will be equal to 12 volt. So V3 will be equal to 12 volt. तो ये हो गया मेरा V3। चलो V4 बताते हैं, 2 वोल्ट का है। सो V4 कितना हो जाएगा? I into R4. So V4 will be equal to 4 into 2. So V4 will be equal to 8 volt. Am I clear, everyone? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, तुम्हें कभी कभी सीरीज, कभी कुछ कुछ चीजें लॉजिक से भी बनेगा, कुछ सीरीज पैरेलल से बनेगा, सब मिक्स करके कराता हूं मैं एक। मान लो मेरा यहाँ पे एक बैटरी है, ऐसे कनेक्शन है, ठीक है? तो कनेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट का है, ये बैटरी 10 वोल्ट का है,
ये बैटरी 30 वोल्ट का है, 30 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। Find current through all the three resistance. Find current through all three resistance. So इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट बताना है। Check. Go ahead, do the calculation. एक मैं करके बताता हूँ आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। मुझे एक बात बताओ, बैटरी जो है वो बैटरी क्या जनरेट करता है? बैटरी पोटेंशियल देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्रक्स है इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन का मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, 2 लाइन। हालांकि किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व होगा, केवीएल और केसीएल से, बट वो भी यूज नहीं करेंगे हम, तो बाद में पढ़ाऊंगा। एक बात तो मुझे क्लैरिटी है कि बैटरी पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है ना? अब ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है? 20 वोल्ट का। ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है? 10 वोल्ट का। और ये 30 वोल्ट का। मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल कहाँ पे 0 आपको एज्यूम करना है तो तुम्हारा चॉइस है। दैट यू कैन, डाटम किसको बनाओगे? डाटम इज अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम कि पोटेंशियल मेरा 0 है, तो डाटम आप किसको बनाओगे ये तो आपका चॉइस है। तो मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 कर लेता हूँ। लेट्स से कि इधर का पोटेंशियल 0 है और ये बैटरी 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है और ये मेरा हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 20 वोल्ट होगा। बैटरी जो था वो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा था बेटा, तो अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 पकड़ लिया और बैटरी ने 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस 20 वोल्ट। यस और नो? हाँ होगा बेटा, सबको क्लियर है पॉइंट ये? यस। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 ले रहा हूँ तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो रहा है और यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो रहा है। सब जगह का, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो कोई वायर नहीं है, यहाँ पे भी कोई वायर नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस तो रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। सॉरी वायर नहीं, वायर तो है, कंडक्टर है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो देयरफॉर जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा और वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। तीनों जगह का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना इधर रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। अब देखो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, सो ये बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा प्लस ऑफ 10 वोल्ट? प्लस ऑफ 10 वोल्ट होगा। ओके वेरी, 1 सेकेंड ना प्रणिका करता हूँ बेटा। प्लस ऑफ 10 वोल्ट होगा। सो यहाँ ये बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है और यहाँ का पोटेंशियल आपने 0 लिया, तो ये प्लस 10 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ओके सेम मैनर में ये इधर का जो बैटरी है वो 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, तो क्या ये इधर अगर आप 0 लिखते हो तो क्या यहाँ का प्लस ऑफ 30 वोल्ट हो जाएगा? विल इट बी द केस? अब देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की लोअर से हायर? हायर टू लोअर। मतलब इसमें करंट तो ऐसे जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल 20 है और यहाँ का 10 है, तो करंट ऐसे जाएगा। इधर देखो 10 है और इधर 0 है, तो इधर करंट ऐसे जाएगा I2, और इधर 20 है इधर 30 है, इधर से करंट ऐसे जाएगा I3। सो करंट होता है बेसिकली I1, V is equal to IR, so potential difference 20 minus of 10 by 2. So I1 कितना हो जाएगा? Will it be equal to 10 by 2, which is equal to what? 5. So जो मेरा करंट होगा I1, will that be equal to 5 एम्पियर? हाँ सुपर्ब स्मृति। अब जरा देखो इधर से अगर हम देखें, ये I2 अगर आपको निकालना है, वेट, ये I2 अगर आपको निकालना, वेरी गुड। I2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस ऑफ 0 by 2, V is equal to IR लगा दे रहा हूँ मैं। So I2 कितना हो जाएगा? 10 by 2, 5
So I2 will be equal to 5 एम्पियर. So इधर से करंट चला 5 एम्पियर का, इधर करंट गया 5 एम्पियर का. ओके, अब मुझे अगर I3 निकालना है, हाँ सुपर सार्थक, I3 निकालना, I3 कितना हो जाएगा बेटा? This will be 30 minus of 10 by 2. So I3 will be equal to 20 by 2, 10. So I3 is equal to 10 एम्पियर. So इधर से तो करंट 10 एम्पियर का आया. अभी ये इधर से 10 एम्पियर आया, इधर से 550 ना, इधर 5 गया, तो इस वाले बारे में 10 जाएगा. ये बैटरी चार्ज हो गई. Am I clear? Yes, sir. Good, super. देखो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस है इस टॉपिक में. अच्छा सवाल है, बहुत इजी नहीं है बेटा, लेकिन हमने इसको कितने आसानी से कर लिया, सिर्फ ये सोच के कि बैटरी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देता है. सिर्फ ये सोच लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. Am I clear? समझ में आया सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. Yes, sir. आगे बात. एक आधा सर्किट और बना तो इसी टाइप की, ये थोड़ा चेंज करूंगा मैं. वैसे तो सीरीज पैरेलल करके उस केवीएल कैसे लगाओगे तो हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसमें कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सारे लॉजिक्स है. हाँ सार्थक आता हूँ बेटा, होल्ड ऑन. सुपर, तुम लोग अच्छा दिमाग लगा रहे. मैं आता हूँ नीचे पे. मैं इंटेंशनली नीचे वाले वायर पर रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूँ. ये तब नहीं लगाएंगे तभी क्या केस ही है, तब उस अगर लगा देंगे तो फिर अलग तरीके से जानना पड़ेगा. वेरी गुड. ऐसे कनेक्ट कर दिया. ऐसा मेरा अरेंजमेंट है. हाँ ज्यादा नहीं होगा बेटा प्रांजल, उसके लिए कई एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना. मैं आता हूँ, उसको भी कराऊंगा आपको. आज का लेक्चर पे नहीं, अगले लेक्चर में धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाएंगे, तो इजी से कर रहे. ये मान लो मेरा बैटरी 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है. एक मिनट, होल्ड ऑन फॉर सेकेंड. ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का. फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. फाइंड करंट थ्रू ईच वायर.
चलो करें इसको, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन? ठीक है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड I3 I4 2.5 एम्पियर। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। 0 भी आ रहा है पीयूष एक। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट, ये इसका 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, राइट। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी जनरेट कर रहा है 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वोल्ट। ये 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑफ 10 वोल्ट। बस खत्म। अब देखिए, तो अगर आप देखोगे, सो यहाँ से करंट मान लो चला गया I1, इस रेजिस्टेंस में करंट चला गया I2, और इस रेजिस्टेंस में करंट चला गया I3। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, होल्ड ऑन सेकंड बेटा। सो 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट की हायर पोटेंशियल लोअर है, तो I1 इधर ही जाएगा। सो I1 कितना हो जाएगा? 20 minus of 10 by 2, so implies I1 will be equal to 10 by 2. This will be equal to 5 एम्पियर। क्या I1 मेरा 5 एम्पियर आ गया? ये मेरा पहला पार्ट हो गया कैलकुलेशन का। इन सेम वे में अगर आप इधर देखोगे I3, if you have to calculate, so for I3 10 minus of 0 by 2, so implies I3 कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 10 by 2 5? तो क्या I3 जो होगा will it be equal to 5 एम्पियर? I3 मेरा 5, I1 हो गया 5 एम्पियर, I3 भी हो गया 5 एम्पियर। नाउ वी वांट टू हैव I2, सॉरी ये I3 कर दिया मैंने, ये I2 हो गया। सो दिस इज माय I3, ये मेरा I2। अभी I2 अगर आपको निकालना तो 2 + 2 4 हो जाएगा। सो I2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस ऑफ 0 by 4। तो मेरा I2 कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 10 by 4 यानी 5 by 2 यानी 2.5। तो क्या मेरा I2 इस केस में will it be equal to 2.5 एम्पियर? This will be my I2। हाँ, super, excellent cost of, very good। क्लियर है सबको कैलकुलेशन ये? Is it clear? Okay। Yes. देखो ये जो अप्रोच मैं ले रहा हूँ, ये अप्रोच कब लगाएंगे हम? और ये शॉर्टकट है एक्चुअली। जब भी तुम्हारे नीट में और जेई में आएगा ना, मेंस में खासकर, तो ऐसा ही सर्किट कुछ आएगा। ये अप्रोच तब लगाएंगे जब एक लिंब मेरा पूरा खाली हो और एक लिंब में सीधा बैटरी कनेक्टेड हो, ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट बैटरी कनेक्टेड हो विदाउट रेजिस्टेंस। अब इसी में थोड़ा सा अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं तो और मजेदार आएगा। देखो कैसे, मान लो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे, एक कैसे कनेक्शन है मेरा, उसके साथ साथ ये कनेक्शन है। अब क्या करें? अब वैसे नहीं बनेगा जैसे पहले बना रहे थे। मान लो ये रेजिस्टेंस में, ये बैटरी मेरा 40 वोल्ट का है, आई डोंट नो क्या रिजल्ट आने वाला है। ये बैटरी मेरा 20 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, और ये भी 20 वोल्ट का है। सब रेजिस्टेंस 2 ओम का है। दिस इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। आपसे पूछा गया फाइंड करंट इन ईच वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। फाइंड करंट थ्रू each wire।
इसको 20 की जगह पे इसको भी 40 कर दो। ट्वेंटी टू 10 वोल्ट। अच्छा, कैसे किया पीयूष? हाउ हैव थॉट बेटा कि जंक्शन पे कितना होगा? चलो मैं करता हूँ इसको, आप देखिए। सबसे पहले एक बात बताओ, ये बैटरी का है, हम मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये बैटरी जनरेट किया 40 वोल्ट का, तो यहाँ पे हो गया प्लस ऑफ 40 वोल्ट। ये 20 वोल्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑफ 20 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑफ 10 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो डायरेक्ट मुझे जंक्शन का मिल जा रहा था पिछले केस में, जो इजी था इसका। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने की वजह से जंक्शन पे मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ पे प्लस ऑफ 40 वोल्ट। मान लेते हैं जंक्शन का पोटेंशियल x है, जंक्शन का पोटेंशियल x है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा, इधर जो जाएगा, सारे करंट सेम होने चाहिए। जंक्शन पे टोटल करंट 0 होना चाहिए। तो कैन वी से, क्या हम बोल सकते हैं दैट 40 माइनस ऑफ x बाई 2, इधर से करंट आया I1, इधर से करंट आ गया I2 मान लेते हैं, इधर चला गया I3, ये I4। अगर मेरा डायरेक्शन सोचा हुआ गलत होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। सो I1 कितना हो जाएगा 40 माइनस x बाई 2, और इधर से करंट कितना आएगा? सो विल इट बी अगेन 40 माइनस ऑफ x बाई 2, इधर से भी करंट आएगा, और इधर करंट कितना जा रहा है? इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 20 बाई 2 प्लस x माइनस ऑफ 10 बाई 2। यही हो रहा ना? Am I clear properly everyone? तो मैंने क्या किया, Yes. जंक्शन पे टोटल करंट को 0, जितना करंट जंक्शन पे आएगा जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट जाएगा। जंक्शन पे ऐसा थोड़े ही करंट स्टोर होगा। तो जंक्शन पे जितना करंट का एंट्री हो रहा है, जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट मूव कर रहा है। तो इधर से आया 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बाई 2, एक्स माइनस 20 बाई 2 और एक्स माइनस 10 बाई 2, करंट एग्जिट कर गया। एलसीएम ले लेंगे। सो 40 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स बाई 2, x minus of 20 plus x minus of 10 by 2. This 2 and this 2 will get cancelled. So once it is getting cancelled, इसका मतलब हो गया 40 plus 40, that will become what? 80 minus of 2x is equal to x, और x ये हो जाएगा मेरा 2x minus of 30। ठीक, so simplify solve करेंगे इसको, 2x will be equal to 110। So 4x. 4x. sorry, 2x plus 2x, that is equal to what? 4x is equal to 110। और एक अंदाजा कैलकुलेशन आ गया 55। so x will be equal to 55 by 2 volt। डाटा भी सेट किया, इसकी वजह से ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। so यहाँ का पोटेंशियल आ गया प्लस ऑफ 55 by 2 वोल्ट। इसका मतलब कि जो मैंने सोचा था डायरेक्शन, वो मेरा सही था। Am I clear? 55 by 2 वोल्ट समझ में आया ढंग से? Yes. ओके, अब निकालिए जरा करंट I1। अगर आप निकालोगे तो I1 कितना हो जाएगा? अगर मैं I1 कैलकुलेट करूं, I1 विल बी इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 55 by 2 ओवर 2। I1 कितना हो जाएगा? 80 माइनस ऑफ 55 by 4। 80 माइनस 55 हो गया 25 ना। So I1 will be equal to 25 by 4। इधर से करंट आ गया मेरा 25 by 4 एम्पीयर इस बाजू से। ओके, इधर से अगर मुझे करंट चाहिए I2, दिस इज 40 माइनस ऑफ 55 by 2, अगेन दिस विल बी, यहाँ से भी करंट सेम ही आएगा ना।
Yes. और इधर करंट जाएगा 55/2 माइनस ऑफ 20, सो 40 मतलब 15/4। तो क्या इधर से जो करंट जाएगा I3 विल इट बी इक्वल टू, ये करंट I3 जो होगा वो 15/4 एम्पियर होगा। और इधर से हो जाएगा 55 माइनस 10, तो 55 माइनस 10 मतलब हो गया ये 20। तो 55 में से 20 चला गया तो 35/4। तो इधर से करंट जाएगा 35/4। Am I clear everyone with the calculation? Yes. हाँ, ये समझ में आना चाहिए। मैं एक एक दो दो क्वेश्चन ही कराऊंगा, फिर असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्रोच किया मैंने। और ये कब, ये ज्यादा आसान कब था, एक लिंब मेरा विदाउट रेजिस्टेंस था, तो बहुत आसानी से जंक्शन का मुझे मिल जा रहा था वोल्टेज। बट अगर मेरा एक कोई भी लिंक में ऐसा डायरेक्ट फ्री नहीं है, उस केस में मुझे जंक्शन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। और जब जंक्शन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तब आपको ऐसे करना पड़ेगा कि जंक्शन पे जितना करंट आ रहा था जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट जा रहा है। उसको मैंने बैलेंस करके सॉल्व कर। डन बेटा, क्लियर है सबको पॉइंट ही? Yes, sir. ओके, चल आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करिए, ऐसा ही बनाता हूँ एक और क्वेश्चन सेम वे। तो बैटरी ये मेरा कोई सेटअप है। फाइंड करंट थ्रू और ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। करिए।
आ गया बेटा सबका? अरे फिर से ऐसे ही आ रहा है क्या 5? ओके, देखते करता हूँ मैं भी। चलो एनालाइज करते हैं। ये 30 वोल्ट का चले, पहले तो इसका जीरो पकड़ लो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। सो दिस बैटरी इज जनरेटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, सो हियर इट विल बी प्लस 30 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट। ये भी मेरा प्लस 10 वोल्ट, और ये 20 वोल्ट का था तो ये मेरा हो गया प्लस ऑफ 20 वोल्ट, राइट। यहाँ पे आप x पकड़ लो। सो इधर से करंट आएगा I1 मान लेते हैं, इधर से करंट आएगा I2, इधर चला जाएगा I3 और इधर चला जाएगा I4। जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है तो मेरा आंसर प्लस में, जो सोच रहा हूँ उसका अगर उल्टा है तो आंसर मेरा माइनस में। सो कितना हो जाएगा ये? will it be 30 minus x by 1 plus 20 minus of x by 1 is equal to, okay, 1 second ना स्मृति, x minus 10 by 1, ठीक, x minus of 10 by 1 plus x minus of 10 by 1. So this will be 30 minus x plus 20 minus x is equal to x minus 10 plus of x minus 10. Okay. So this will be 50 minus of 2x is equal to 2x minus of 20. So this will come this side. So 4x is equal to 70. So implies x will be equal to 70 by 4 volt. So यहाँ का पोटेंशियल आ गया 75 4 वोल्ट। अच्छा, मुझे अगर करंट ये I1 चाहिए, सो I1 विल बी इक्वल टू 30 माइनस ऑफ 70 by 4 over 1, ये 12, सो 12 माइनस 7 5 12, 4 3 12 12, हाँ। सो क्या मेरा जो I1 आएगा विल इट बी इक्वल टू 50 by 4 एम्पियर, बरोबर है? I1 50 by 4 एम्पियर। Yes, sir. ग्रेट। यानी 25 by 2, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 25 हो जाएगा, इधर आ गया 2। सो ये जो मेरा करंट हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू I1 25 by 2 एम्पियर। ओके, और मुझे अगर इधर का करंट चाहिए, सो 70 माइनस 40, सो ये हो जाएगा 15 by 2। सो क्या मेरा I2 होगा विल इट बी इक्वल टू 15 by 2 एम्पियर। इधर की तरफ करंट 70 माइनस 10, सो 40, सो 40 में हो गया, मतलब 40 में 30 by 2, 30 by 2 मतलब 15, हाँ बराबर 15 by 2। और ये भी क्या I4 भी 15 by 2 होगा, I3 था, I4 भी क्या, ये भी 15 by 2 एम्पियर होगा I4 भी, ये वाला करंट भी, राइट। और इधर से करंट कितना हो जाएगा 70 20 हो गया, सो ये हो जाएगा 80 माइनस 70, 10 by 4 मतलब 5 by 2। सो क्या I2 विल बी माई 5 by 2 एम्पियर, हाँ? Yes. ओके, हो गया 15 by 2 एम्पियर, और ये भी हो जाएगा 15 by 2 एम्पियर। बन जाएगा बेटा इस तरह का सर्किट। Yes. ये अच्छा। और मैं अगर सर्किट में पूछेगा तो ज्यादातर चांस है कि नीट में और जेईई मेंस में यही इसी टाइप का सर्किट आएगा, इसी टाइप का आएगा। ध्यान रखना मेरी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके पूछता नहीं है वो टाइम, खासकर नीट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी टाइप का सर्किट ध्यान रखना। ये जो अप्रोच है हम वो तब लगा पाएंगे जब या तो एक पूरा कोई एम्प्टी हो, कि नीचे वाला सब सेफ, नीचे में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। माइक क्लियर? Am I clear everyone? क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चंस रिलेटेड विद सीरीज एंड पैरेलल।
ये रेजिस्टेंस मेरा 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट मेरा बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस about A and B. कैसे करिएगा इसको? हाँ, कैसे किया बेटा प्रणिका? हाउ यू हैव सॉल्व दिस? सर वो जो पैरेलल में लगे हुए दो मतलब वो जो पैरेलल में लगे हुए वायर्स है ना, दो रेजिस्टर्स को लेके हुए, तो फिर वोल्टेज लॉ लगाया, लाइक सेम वोल्टेज होगा फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस और वो सेकेंड रेजिस्टर के उस साइड पे। गुड। मुझे एक बात बताइए, क्या जो वोल्टेज यहाँ का है क्या वही वोल्टेज यहाँ का है? क्योंकि इस वाले वायर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, सो देयरफॉर क्या अगर मेरा ये पॉइंट ए है तो क्या ये भी पॉइंट ए ही होगा? विल हैव सेम वोल्टेज, राइट? अगर ये मेरा पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, जिसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा। इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। सेम वे में अगर मैं ये वाले पॉइंट को सी ले लेता हूँ तो क्या ये वाला पॉइंट भी मेरा सी हो जाएगा? क्योंकि अगेन द सेम लॉजिक, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। सो देयरफॉर जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस मेरा ए से स्टार्ट हुआ और सी की तरफ गया 2 ओम का। एक रेजिस्टेंस ए से स्टार्ट हुआ, सी की तरफ गया, ये 2 ओम का काम खत्म। ऐसे ही आपको सर्किट को रिप्लॉट करना पड़ेगा। सो इसका काम खत्म। फिर देखो एक और रेजिस्टेंस मेरा सी और ए के बीच में, ये 2 ओम का। फिर एक और रेजिस्टेंस मेरा सी और ए के बीच में, ये 2 ओम का। तो सी और ए के बीच में 3 रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी 2 ओम्स के हैं। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ये इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब सी से लेकर बी के बीच में देयर आर 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। गुड स्मृति एंड प्रणिका, वेरी गुड। यहाँ से 2 रेजिस्टेंस और है बी, एंड दिस इज अगेन ऑफ 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस भी मेरा 2 ओम का है। सो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए अबाउट ए एंड बी। सो अब ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3 ओम, और उसके साथ ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 2/3 plus 2 plus 2, 6, 6, 12 plus 2, 14/3. So R equivalent will be excellent, both of you, Smruti and Pranika. 14/3 will be the final answer. Okay, is it clear? So can I extend the lecture for 5 more minutes? क्योंकि starting में हमारा loss हुआ था। कुछ एग्जाम या कॉलेज वगैरह है क्या आपका अभी? No, sir. No, sir. So we'll extend for 5 minutes, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is 14/3 ampere. Ohm, sorry, resistance है तो ohm हो जाएगा। 3 2 जा 6 and 6 तो 12 and plus 2 14. So 14/3 ohm will be the equivalent resistance for this configuration. समझ में आया लॉजिक क्या यूज किया सार्थक? What logic we have used, is it clear? Yes, sir. एक और करो इसी टाइप। ये सब सर्किट्स है और एक्जैक्टली सेम हम कैपेसिटर में भी कर सकते हैं। इसे कैपेसिटर लगा के मैं दोनों साइड बाय साइड दोनों कराऊंगा, कैपेसिटर का भी और रेजिस्टेंस का भी। मान लो ऐसे बनाता हूं, एक रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस,
बरोबर। देखो मैंने भी अभी सोच के लग बनाया है, देखते क्या आता है। सब 2 ओम का ले लो। देखना कुछ गड़बड़ ना हो सर्किट में, फिर अगर होगा तो हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस about A and B. चलो करता हूं मैं। सही बना है सर्किट कि नहीं? लेट्स सी। 4/6 है, चल सही बना है। चलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसको देखते हैं। 4/3, ओके, Pranika is getting 4/3, Smriti 4/3, Piyush also 4/3, गुड, सुपर। अगर मैं ये वाला पॉइंट ए है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट ए हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट मैं सी ले रहा हूँ तो ये भी सी हो जाएगा और ये भी सी हो जाएगा। इफ इट इज बी तो ये भी मेरा बी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। 4/3 ओम प्रांजल का भी आ रहा है, सबका सेम ही आ रहा है। चलो ए से स्टार्ट करते, सी पे जाते हैं। पहला रेजिस्टेंस, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड वी आर मूविंग टू सी। सो हम यहाँ से इससे स्टार्ट करके गए और सी पे चले गए 2 ओम का रेजिस्टेंस। इज इट फाइन? सो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया ए से सी के लिए, फिर ए से सी के लिए फिर से 2 ओम का है। सो 2 रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का। सो ये भी हो गया 2 ओम का। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब देखो, फिर ए से सी तक एक और जा रहा है 2 ओम का। ए से सी तक एक और जा रहा है 2 ओम का, इसका भी काम खत्म। फिर सी से बी की तरफ जा रहा है एक 2 ओम का। सो ये मेरा बी हो गया, दिस इज ऑफ 2 ओम, इसका भी काम खत्म। फिर बी से सी के लिए एक और बीच में 2 ओम का है इधर, इसका भी काम खत्म। अगर आप यहाँ देखोगे तो अच्छा, फिर बी से सी के लिए बहुत आसान बन गया सर्किट, सुपर। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, इक्विवेलेंट निकालना है। सो इस ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, बाद में ये दोनों सीरीज में। सो 2 2 2 पैरेलल में, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/3 ओम, अगेन ये भी पैरेलल में, सो 2/3 ओम। सो R equivalent will be equal to 2/3 plus of 2/3. So R equivalent will be equal to 4/3. This is the final answer. Super, excellent. है ना, इसको बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल मेथड। चाहिए तो आप, इफ यू वांट, राइट हियर इक्वल पोटेंशियल मेथड। इक्वल पोटेंशियल
मेथड, ये सब शॉर्टकट्स बताऊंगा। टोटल में 7-8 शॉर्टकट बताऊंगा आपको, जो आपके सीरीज और पैरेलल को सिंप्लीफाई करने के लिए होगा। और अगर कोई भी मेथड काम ना करे तो आखिरी में केवीएल केसीएल तो है ही, बट पहले आपको शॉर्टकट से सीखना है। क्लियर है बेटा? समझा सभी को कैलकुलेशन ढंग से? Yes, sir. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में आगे और क्वेश्चंस करेंगे सीरीज और पैरेलल का। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स का असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया है और कैपेसिटर का, आई विल बी सेंडिंग इट बाय टुडे। तो आज जो असाइनमेंट दूंगा उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कल हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक मिनट सर, Thank you, sir. हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चंस डालोगे ग्रुप पे वो सॉल्व करने के लिए, नीट एंड जेई के लिए अलग अलग? स्टैट ना? यस सर। हाँ मैं आज ही डालूंगा, मैं भूल गया एक्चुअली डालने के लिए, आज ही डालूंगा। I'll send the question by today only. Is it clear? ओके सर। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।